Morning students, today we will continue our chapter inheritance in C++ and we will discuss about the some facts about the inheritance, abstract classes and how can we make private members inheritable and shadowing and overriding base concepts. Okay, so let's start the class. So first fact about the inheritance is the private members of the base class are visible in the derived class but they are not directly accessible. It means जैसे कि हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस की हेल्प से हम बेस क्लास के मेंबर्स को डेराइव्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बट इस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमारे पास कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. हमारे पास 3 तरह की इनहेरिटेंस हैं और उसी तरह से 3 तरह के हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम क्लास के मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनकी सिक्योरिटी मेंटेन होती है. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्राइवेट मेंबर्स को हम डेराइव क्लास के अंदर नहीं ला सकते, वो इनहेरिटेबल नहीं होते और ना ही वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लास से बाहर यूज़ होते हैं. फिर क्वेश्चन आया था कि इनको यूज़ कौन करेगा. प्राइवेट मेंबर्स, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, चाहे वो डेटा मेंबर हो, डेटा वेरिएबल हो, उनको उस पर्टिकुलर क्लास के अदर मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ही यूज़ करते हैं, कोई और यूज़ नहीं करता. प्रोटेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जो इनहेरिटेबल तो होते हैं लेकिन क्लास से बाहर उन्हें यूज़ डायरेक्टली नहीं किया जाता. पब्लिक मेंबर्स को ना केवल क्लास के मेंबर्स फंक्शंस बल्कि नॉन क्लास मेंबर फंक्शंस भी क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें पहला फैक्ट, जैसा हमने कहा कि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के, वो डेराइव क्लास में विजिबल नहीं होते, हमें पता है. दूसरा हमें ये भी पता है कि वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते. तो इस एग्जांपल को देखकर समझो. हमारे पास एक क्लास है बेस, एक क्लास है डेराइव्ड. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लोकल और ग्लोबल 2 तरह के वेरिएबल्स को लेकर डिस्कस किया है इस टॉपिक को. ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी भी क्लास का हिस्सा नहीं होते, उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है. और लोकल मेंबर्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी क्लास का या फंक्शन का हिस्सा होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी क्लास का या फंक्शन का हिस्सा होते हैं. यहाँ पर इंट टेस्ट क्लास बेस और क्लास डेराइव दोनों से ही बाहर डिक्लेयर किया गया है, इसीलिए इंट टेस्ट जो है वो ग्लोबल है. लेकिन हमने जो क्लास बेस बनाई है उसके अंदर फिर से हमने टेस्ट नाम का वेरिएबल लिया है, सेम डेटा टाइप का लिया है. ठीक है, तो ये वाला टेस्ट जो है वो लोकल है. किसके लिए लोकल वेरिएबल है? किसके लिए? क्लास बेस के लिए. ठीक है, और ये कौन से सेक्शन में है? प्राइवेट सेक्शन में है. क्लास के प्राइवेट मेंबर कौन है? टेस्ट. ओके, मूविंग टुवर्ड्स पब्लिक. पब्लिक के अंदर हमने एक फंक्शन लिया है गेट इट के नाम से, जो इस टेस्ट वेरिएबल को यूज़ कर रहा है जो क्लास बेस से बिलोंग करता है. कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं. फिर हमने क्लास बनाई है डेराइव्ड जो क्लास बेस को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है. इसका मतलब पब्लिकली इनहेरिट का मतलब ये हुआ कि बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर था वो ऑटोमेटिकली क्लास डेराइव के पब्लिक मेंबर की लिस्ट में जाके जुड़ गया. क्लास डेराइव का अपना खुद का पब्लिक मेंबर है चेक, और चेक के आगे फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं डेराइव क्लास के 2 मेंबर फंक्शन हो गए. एक हुआ चेक, दूसरा हुआ गेट इट जो कि इनहेरिटेंस की वजह से क्लास बेस से पब्लिक मेंबर बन के डेराइव में जुड़ गया. अब हमने एक कॉन्सेप्ट ये देखा कि हमें ये पता है जब क्लास डेराइव हो रही है अपने बेस क्लास से, तो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को तो वो लेकर ही आ रही है. और हमें ये पता है कि जो पब्लिक मेंबर होता है वो किसको यूज़ करते हैं? क्लास के प्राइवेट मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स को यूज़ करता है, एज वी नो इट.
लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, चेक फंक्शन ने बेस क्लास का जो टेस्ट नाम का वेरिएबल था, बेस क्लास का टेस्ट नाम का वेरिएबल जो था उसे ला करके कहाँ जोड़ दिया, पब्लिक में, जो कि इनवैलिड है। ये कंपाइलर अलाउ नहीं करता कि आप बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को डिराइव क्लास के पब्लिक सेक्शन में जाके जोड़ दो। और ये बिल्कुल क्लियर है कि प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते, नॉन क्लास फंक्शंस उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेस क्लास का फंक्शन गेट इट तो उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन डिराइव क्लास का पब्लिक सेक्शन का फंक्शन चेक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हमने यही कॉन्सेप्ट सीखा कि जो बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर है वो डिराइव क्लास के पब्लिक सेक्शन में जाके नहीं जुड़ सकता, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जब हम डिराइव क्लास की ऑब्जेक्ट का साइज़ कैलकुलेट करेंगे तो टेस्ट के साइज़ को भी कंसिडर करेंगे। उसके बाद इसने एक सेकेंड पॉइंट लिखा है, द ग्लोबल टेस्ट कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन द डिराइव्ड as it is hidden here because base test is visible here but of course inaccessible। टेस्ट जो है बेस क्लास का वो यहाँ पर इनडायरेक्टली गेट इट की हेल्प से तो एक्सेस हो सकता था, बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता। ये इसमें मेन पॉइंट हमारा डिस्कस किया गया है। सो वी कैन कंक्लूड दैट प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर विजिबल इन द डिराइव्ड क्लास, दे आर विजिबल बट विद द हेल्प ऑफ देयर public functions only but not directly accessible. Okay, now second fact ये कहता है कि जो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर है वो पब्लिकली जब इनहेरिट होते हैं तो डिराइव क्लास के पब्लिक सेक्शन में ही जुड़ने चाहिए, राइट। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या देखो, क्लास है बेस जिसके पब्लिक 3 मेंबर हैं, वेरिएबल x, y एंड z। ओके, क्लास के सिर्फ 3 वेरिएबल हैं बेस क्लास के, x, y एंड z। एक क्लास बेस क्लास को पब्लिकली डिराइव करती है और उसका नाम है डिराइव्ड, जिसका अपना पब्लिक मेंबर कौन है, a। और पब्लिकली इनहेरिटेंस के चक्कर में डिराइव क्लास के पब्लिक सेक्शन में कौन कौन जुड़ गया, a तो था ही उसका अपना, और बेस क्लास से आ गया x, y एंड z। और साथ में आप एक चीज़ देखो, प्राइवेट सेक्शन, डेफिनेटली इट कैन बी, डिराइव क्लास का अपना पब्लिक सेक्शन हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्शन में इसने क्या किया, बेस एक्सेस स्पेसिफायर x, इसका मतलब x जो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर था वो ला कर के इसने प्राइवेट सेक्शन में जोड़ने की कोशिश करी। अगेन इट इज़ इनवैलिड, क्योंकि पब्लिकली इनहेरिट हुआ है, पब्लिक इनहेरिट की वजह से बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास की पब्लिक में जोड़ने चाहिए, बट वी आर गोइंग अगेंस्ट द रूल एंड वी आर ट्राइंग टू ऐड देम इन प्राइवेट सेक्शन एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो अगेन दिस इज़ इनवैलिड। सो वी कैन conclude that certain members of the base class, when certain members of the base class are public members of the base class are added to the public section of the derived class when inheritance type is public. Okay, now third concept you can see, again we have a base class जिसमें 3 members है x, y and z public section में, और derived class उसे privately inherit कर रही है बेस क्लास को। we are changing the concept here कि क्लास का नाम है बेस जिसके 3 मेंबर x, y, z पब्लिक सेक्शन में, लेकिन डेराइव क्लास उस बेस क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कर रही है, और डेराइव क्लास ने पब्लिक सेक्शन में ही बेस कॉलन बेस एक्सेस स्पेसिफायर x लिखा है। इसका मतलब क्या है, पब्लिक सेक्शन का में था x, प्राइवेट इनहेरिट की वजह से किस में जाना चाहिए था, बताइए किस में जाना चाहिए था, प्राइवेट सेक्शन में जाना चाहिए था, बट वी आर एडिंग दैट इन पब्लिक। सो we can conclude we can selectively allow access to some of the base class members when derived privately। जब हम privately inherit कर रहे हैं तो हम selectively उसे base members को selectively access allow
कर सकते हैं. So access is allowed to X of base by redeclaring it under public section of the privately derived class with which otherwise was not possible. Not X of the base can be directly accessed by the objects of the derived class. The same applied to the member functions as well. One more concept is here, abstract class. A class that serves only as a base class from which other classes are derived, but no object of this class type exists. Such classes are known as एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जो सिर्फ बेस क्लास का पर्पस सॉल्व करती हैं, लेकिन इनका अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. ओके, ऐसी क्लासेस को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास. जनरली हम जब इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट हम डराइव क्लास का बनाते हैं, ना कि बेस क्लास का बनाते हैं, ताकि हम, क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से हम उसी डराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से न केवल डराइव क्लास के मेंबर्स को बल्कि बेस क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है, तो जिन क्लासेस का कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता और केवल बेस क्लास का पर्पस सॉल्व करते हैं, ऐसे क्लासेस को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग अ प्राइवेट मेंबर्स inheritable. As we know, private members of the base class can never be inherited. As we can see in the diagram 6.10, we have the base class with the name base. We have another two classes derived, DER1, DER2. Okay, and again a class Z. क्लास बेस को DER1 क्लास पब्लिकली इनहेरिट कर रही है. पब्लिकली इनहेरिट कर रही है तो बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिट हुआ नहीं, प्रोटेक्टेड जाके प्रोटेक्टेड में जुड़ेगा और बेस क्लास का पब्लिक मेंबर DER के पब्लिक सेक्शन में जाके ऐड ऑन हो जाएगा. DER2 प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है, इसका मतलब प्रोटेक्टेड एज वेल एज पब्लिक दोनों ही सेक्शन बेस क्लास के DER2 के किस में जुड़ेंगे? प्राइवेट सेक्शन में, क्योंकि प्राइवेटली वो इनहेरिट कर रहा है. ठीक है, फिर आता है क्लास Z जो पब्लिकली DER1 को इनहेरिट कर रहा है और प्राइवेटली DER2 को. तो इसका मतलब क्लास Z को DER1 से क्या मिलेगा? DER1 का प्रोटेक्टेड मेंबर जाके प्रोटेक्टेड में जुड़ जाएगा, पब्लिक जा कर के पब्लिक में, क्योंकि इनहेरिटेंस स्टाइल कौन सा है? पब्लिक है. ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ प्राइवेट में DER की वजह से. ओके, लेकिन DER2 की वजह से प्रोटेक्टेड और पब्लिक सेक्शन DER2 का Z के कहाँ जुड़ेगा? वेरी गुड, प्राइवेट सेक्शन में, क्योंकि इनहेरिटेंस स्टाइल क्या है? प्राइवेट है. सो हमें जब इनहेरिटेंस के बारे में सोचना है तो हमें ये डायग्राम दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज़ जाकर कहाँ जुड़ेगी डराइव क्लास में अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ इनहेरिटेंस, वो किस में जाके जुड़ेगा. अब बात आती है, ये प्राइवेट सेक्शन तो इनहेरिट हो ही नहीं रहा बेस क्लास का, तो उसको इनहेरिटेबल कैसे बनाए? इनहेरिटेबल कब बन सकता है? या तो मेंबर पब्लिक बन जाए या फिर वो प्राइवेट मेंबर प्रोटेक्टेड बन जाए. बट उसका एक नुकसान है, सिक्योरिटी लूज़ हो जाती है. डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है. पब्लिक होने के बाद ना केवल क्लास बल्कि नॉन क्लास मेंबर्स भी उसे यूज़ कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी लूज़ हो जाती है. प्रोटेक्टेड करने से, प्राइवेट मेंबर को प्रोटेक्टेड मेंबर में कन्वर्ट करने से इनहेरिटेबल तो होगा, बट डायरेक्टली उसका क्लास का ऑब्जेक्ट उसे बाहर यूज़ नहीं कर पाएगा. सो दो ही तरीके हैं कि प्राइवेट को कैसे इनहेरिटेबल बनाए. उसका प्राइवेट को जो एक्सेस स्पेसिफायर वो चेंज करके पब्लिक या प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट कर दो. ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम ऑब्जेक्ट का साइज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे. जो भी कोई हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, या तो वो डेटा हो सकता है, डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, या मेंबर फंक्शन हो सकते हैं. तो जब भी हम किसी क्लास के, पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम किसको कंसिडर करते हैं? उसके डेटा मेंबर्स के साइज़, जितने भी मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स उनके साइज़ को जोड़ लेते हैं और हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज़ डिक्लेयर कर देते हैं. लेकिन इनहेरिटेंस के केस में हम कैसे करेंगे? देखिए,
यहाँ पर हमने क्लास ली है बेस, उसके अंदर दो वेरिएबल है, इंट ए प्राइवेट सेक्शन में, इंट बी पब्लिक सेक्शन में। ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्ट का साइज़ कैलकुलेट करते हैं तो हम कभी भी फंक्शंस की तरफ नहीं देखते अनलेस एंड अनटिल उस फंक्शन के अंदर कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर ना हो। ठीक है, अगर सपोज जैसे गेट डेटा के अंदर हम एक वेरिएबल इंट सी ले लेते तो ऑब्वियस सी बात है क्लास बेस के 3 मेंबर हो जाते हैं, डेटा मेंबर्स ए बी और सी, और तीनों का डेटा टाइप इंटीजर है तो 2 + 2 + 2 6 साइज़ हो जाता। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल बेस क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं, इंट ए और इंट बी। इंट डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट्स रहता है 2, तो 2 इंटीजर मतलब 4 बाइट्स। तो क्लास बेस के अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका साइज़ कितना होगा 4 बाइट्स। अब डिराइव क्लास बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। जब हम ऑब्जेक्ट के साइज़ की बात करते हैं तो उस टाइम हम इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे कि वो इनहेरिटेंस पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। कोई भी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस क्लास का हर मेंबर कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से डिराइव क्लास का हिस्सा बन जाता है। जैसे डिराइव क्लास के अंदर अभी हमें 2 ही मेंबर नज़र आ रहे हैं, इंट पी एंड इंट क्यू। अगर हम सीधा सीधा देखें तो डिराइव क्लास के 2 वेरिएबल मीन्स साइज़ हो गया 4, लेकिन डिराइव क्लास बेस क्लास को इनहेरिट होकर आ रही है, बेस क्लास से इनहेरिट होकर आ रही है। तो इसका मतलब ए और बी ये दोनों ही डिराइव्ड क्लास का क्या बन गए, पार्ट बन गए। तो हम ये कह सकते हैं डिराइव क्लास के अंदर अब 4 मेंबर एक्सेसिबल हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंट ए, इंट बी, इंट पी, इंट क्यू। 4 वेरिएबल, चारों का डेटा टाइप इंटीजर, और इंटीजर कितना स्पेस लेता है 2 बाइट्स। तो 2 × 4, तो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना हुआ 8 बाइट्स। अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए मेन के अंदर साइज़ ऑफ बेस क्लास, तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी डेटा स्ट्रक्चर का साइज़ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, साइज़ ऑफ बेस। साइज़ ऑफ बेस कहते ही बेस क्लास के साइज़ को कैलकुलेट करके क्या रिटर्न करेंगे, पहले साइज़ ऑफ बेस इज़ 4। नेक्स्ट लाइन, साइज़ ऑफ डिराइव क्लास, साइज़ ऑफ डिराइव 8। अब हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj1, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj2। अगेन हमने उस चीज़ को प्रिंट करा, साइज़ ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट, साइज़ ऑफ ब्रैकेट में obj1, तो साइज़ ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज़ 4। सेम भी साइज़ ऑफ डिराइव क्लास, साइज़ ऑफ obj2 कहते ही साइज़ ऑफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट 2 का साइज़, जो कि कितना है 8। नाउ इट हैज़ बीन मेड क्लियर कि जब भी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट हम साइज़ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो किस क्लास से इनहेरिट हुआ है। तो उस टाइम हम ये ध्यान नहीं रखेंगे मेंबर बेस क्लास का पब्लिक था या प्राइवेट था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिराइव क्लास में यूज़ होगा। इसीलिए सभी डेटा मेंबर्स के साइज़ को हम ऐड ऑन करते हैं और ऑब्जेक्ट के साइज़ को कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। I think this concept has been made clear to you. If you have any doubt, you can send me the doubts in comment section. Thank you.